हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब जवेद अपने क्लास द कोर द कंसेप्ट क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हमें अर्थ मूवमेंट यानी जो हमने कल स्टार्ट किया था उसी के अंतर्गत जहां हमने प्लेटों से संबंधित अध्ययन किया, प्लेट के बारे में देखा कि प्लेट क्या है। उसके बाद हमने बल के स्रोत के आधार पर अर्थ मूवमेंट को दो भागों में बांटा। पहला जो था बाहिर्जनित भू संचलन और दूसरा जो था अंतर्जात भू संचलन या एंडोजेनेटिक फोर्स, एंडोजेनेटिक मूवमेंट या एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। तो आज जो क्लास होगा हम देखेंगे कि एंडोजेनेटिक जो फोर्स है वो प्लेटों को मूवमेंट के कैसे तय करता है, यानी प्लेट जो मूवमेंट करते हैं पृथ्वी की सतह पर उसको कैसे तय करता है, या एंडोजेनेटिक फोर्स जो है प्लेटों को चलने की दिशा पर कैसे उसको बांटा जाता है। तो पहले हम सबसे पहले ये क्लियर करते थे कि आज जो अर्थ मूवमेंट के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं वो है एंडोजेनेटिक फोर्स और इसके अंतर्गत अंतर्जात बल। यानी प्लेटों के मूवमेंट के लिए दो बल जिम्मेदार थे। पहला जिम्मेदार था एंडोजेनेटिक और दूसरा जिम्मेदार है एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक को भी लिख लेते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स, बहिर्जात बल। यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो प्लेट मूवमेंट करती हैं उसके लिए ये दोनों फोर्स जिम्मेदार है। आज एक्सोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत हम एक क्लास इसको करेंगे, ये एक क्लास के अंतर्गत खत्म हो जाएगा। हमने कल भी देखा कि इसके अंतर्गत एटमॉस्फेयर आएगा। एटमॉस्फेयर का लेयर नहीं पढ़ना है हमें यानी कि जो बल पैदा होता है एक्सोजेनेटिक वो एटमॉस्फेयर से पैदा होता है। इसके अंतर्गत जो एक प्रोसेस होता है डेन्यूडेशन, बस इसको मैप से देख लेते हैं। इसको आज नहीं पढ़ेंगे लेकिन कुछ वर्ड जो है आ जाना चाहिए सामने जिससे कि नेक्स्ट क्लास में ये फेमिलियर लगे। डेन्यूडेशन के अंतर्गत वेदरिंग आता है, वेदरिंग आएगा, एरोजन आएगा, मास वेस्टिंग आएगा। इसके अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन आज नहीं। आज हम एंडोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जात बल पर ध्यान देंगे और इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कल हमने बल के स्रोत के आधार पर प्लेटों के मूवमेंट के लिए दो कारक जिम्मेदार देखे थे, बहिर्जात बल और एंडोजेनेटिक फोर्स। आज देखते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण प्लेटों का मूवमेंट कैसे होता है, किस तरीके से होता है। दो तरीके से होता है। अगर इसको हम तीव्रता के आधार पर बांट दें, अगर तीव्रता के आधार पर देखें, तीव्रता के आधार पर यानी कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होगा सडन मूवमेंट, आकस्मिक संचलन, नाम से ही पता चलता है कि यह अचानक होने वाला मूवमेंट है। और एक होगा डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। इन दोनों मूवमेंट में, अर्थ मूवमेंट में एंडोजेनेटिक फोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसके अंतर्गत हमको डायस्ट्रोफिक मूवमेंट यानी सडन मूवमेंट और डायस्ट्रोफिक मूवमेंट, इसको हिंदी में पटल विरूपण संचलन बोलते हैं। यानी कि एंडोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत जिसको हम तीव्रता के आधार पर दो भागों में बांट रहे हैं उसमें से ये वाला पार्ट जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा दिन पढ़ना है। इसके अंतर्गत ज़्यादा टॉपिक हैं, ज़्यादा कंसेप्ट है, इसको हमको ध्यान में रख के पढ़ना है। सडन मूवमेंट। अब देखते हैं कि ये सडन मूवमेंट क्या है। यानी कि प्लेट अगर एक या अचानक मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम सडन मूवमेंट करते हैं। पहले हमने देखा, एक बात फिर यहाँ से क्लियर कर दूं कि अर्थ मूवमेंट के कारण ही, अंतर्जात और एक्सोजेनेटिक फोर्स के कारण ही पृथ्वी की सतह पर हम जितने भी स्थल स्वरूप या लैंडस्केप या अपने आँख से जितने भी प्राकृतिक चीज से जो चीज़ें बनाई गई हैं उनको देखते हैं, उनके लिए यही जिम्मेदार है अर्थ मूवमेंट।
और अर्थ मूवमेंट के अंतर्गत अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। जैसे जैसे हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे, इसको अलग अलग टॉपिक के रूप में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर दूँ कि जब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने ये तय किया था कि एसएससी सीजीएल 2021 को ध्यान में रख कर पढ़ाया जाए, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये संभव नहीं हो सका है। और मैंने ये तय किया है कि एक जीएस का, नॉर्मल जीएस का क्लास हो जो किसी भी कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे एसएससी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, यूपीएससी और बीपीएससी के लिए भी ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और जहाँ तक मेरे क्लास का नाम है, मैं बोल रहा हूँ कि द कंसेप्ट क्लास। कंसेप्ट क्लास, तो कंसेप्ट क्लास का मतलब है कि यहाँ हम सबसे ज़्यादा कंसेप्ट पे ध्यान देने वाले हैं। यानी कि अगर कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, न कि याद करने की। और सबसे ज़्यादा हम कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। हमें अगर किसी भी सब्जेक्ट की कंसेप्ट पता चल जाए, अगर हम सब्जेक्ट को समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, एक इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या, तो उसके साथ याद करने वाली चीज़ें भी आसानी से याद हो जाती हैं। तो हम याद करने पे कम ध्यान देंगे, याद करने वाली चीज़ें भी, ऑब्जेक्टिविटी भी हम ध्यान देंगे, लेकिन मेरा और हमारा जो सबसे ज़्यादा बल होगा किसी चीज़ पे, तो वो कंसेप्ट बिल्ड करना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हम पढ़ ही रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी जीएस का जो भी पार्ट हो, हम उसको सब्जेक्टिविटी के नज़रिए से या परसेप्शन से उसको पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्टिविटी को डालेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिविटी को पहले डालेंगे। अगर हम वस्तुनिष्ठता को कम बल दें या वस्तुनिष्ठता पे कम ध्यान दें, तो हमारे लिए भी बेहतर होगा और आपके लिए भी बेहतर होगा कि आप विषय को समझें, कंसेप्ट बनाएं, उसके बाद आप उससे जुड़ी जो भी चीज़ें याद करना चाहेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा। उतना आपको एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा याद करने के लिए जितना आपको लगाना पड़ता है। अगर आप एक बार कंसेप्ट को समझ पाते हैं तो आपके लिए उससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उसको याद करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ और एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने याद करने वाला बहुत कम ही चीज़ रखा है फिलहाल। आज के क्लास में तो ये एक मैप होगा आने वाले 10-12 क्लास के लिए। तो हम आज क्लियर कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, आने वाले क्लास में। तो इसको हम आज एक्सपेंड कर रहे हैं। अर्थ मूवमेंट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक पढ़ने का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, इसमें वक्त लगता है। तो आज देखते हैं कि हमको आगे आने वाले 10 दिन में, 12 दिन में क्या पढ़ना है। उसी के आधार पर हम इसको बांटते हैं और एक एक दिन करके हम एक एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जब अंतर्जात बल यानी एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण प्लेट मूवमेंट करते हैं तो ये दो तरह का मूवमेंट होता है। किसके आधार पर? तीव्रता के आधार पर। प्लेट तेजी से मूवमेंट करता है या धीरे धीरे मूवमेंट करता है, इसकी क्या तीव्रता है उसके आधार पर इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक है सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट में आकस्मिक संचलन में सबसे पहले तो इसमें जो है समय कम लगता है, ये कम क्षेत्र में प्रभावित होता है, इसका एरिया कम होगा, कम क्षेत्र में प्रभावित होगा। सडन मूवमेंट के कारण भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है, भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है। ये सवाल यूपीएससी में पूछ सकता है कि सडन मूवमेंट के कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं या सडन मूवमेंट के कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और 4-5 विशेषताएं देकर, 4 विशेषताएं देकर आपसे किसी भी तरीके से सवाल पूछ सकता है। भूकंप के कारण सुनामी भी हो सकता है, ज्वालामुखीय प्रक्रिया भी हो सकती है। इन चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण है इसके बारे में कि ये बहुत कम समय में घटित होता है। यह जब भी घटित होगा, सडन मूवमेंट जब भी होगा, तो इसके लिए बहुत कम समय की ज़रूरत होती है। अचानक होता है, एकाएक होता है, और इसका प्रभाव जो है सीमित क्षेत्र में होता है, लिमिटेड एरिया में होता है। जबकि डायस्ट्रोफिक मूवमेंट, इसका जो विशेषता है, इसमें समय जो लगेगा
वो लाखों करोड़ों साल लग जाता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट यानी यहाँ पे मूवमेंट जो कर रहा है, क्या मूवमेंट कर रहा है? प्लेट मूवमेंट कर रहा है। ये यहाँ पे ध्यान पे रखना है। सडन मूवमेंट में क्या मूवमेंट कर रहा है? प्लेट मूवमेंट कर रहा है। यानी प्लेट जो मूवमेंट करता है आकस्मिक मूवमेंट करेगा, एकाएक करेगा, अचानक करेगा। और यहाँ पे भी प्लेट मूवमेंट कर रहा है, यानी कि प्लेटों के मूवमेंट में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट का ये विशेषताएं हैं। और इसका जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत होता है, काफ़ी ज़्यादा विस्तृत होता है। इसका इफेक्ट जो होगा डायस्ट्रोफिक मूवमेंट या पटल विरूपण संचलन का जो इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, इसका क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। किसकी तुलना में? सडन मूवमेंट की तुलना में। इसमें पर्वत निर्माण होता है, पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली, इन चीज़ों का निर्माण होता है। पटल विरूपण संचलन में भूकंप भी आ सकता है, परिणाम में भूकंप हो सकता है, सुनामी भी हो सकता है और ज्वालामुखीय प्रक्रिया भी हो सकती है। ये दोनों चीज़ कॉमन है। यूपीएससी अगर आपसे सवाल पूछे कि डायस्ट्रोफिक मूवमेंट और सडन मूवमेंट में निम्न में से कौन सी विशेषताएं समान है, और समान में ये दोनों दे दें, भूकंप की उत्पत्ति, सुनामी, ज्वालामुखी प्रक्रिया, और एक कोई इसमें से दे दे कि निम्न में से कौन है या कौन नहीं है, तो आपको फंसा देगा। यूपीएससी ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान नहीं देता है, याद करने वाली चीज़ों पे सवाल बनाता ही नहीं है। यूपीएससी का सबसे ज़्यादा ध्यान होता है कि क्या आपको विषय की समझ है, कोई भी विषय हो, छोटा विषय हो या बड़ा विषय हो, क्या आप उस विषय को समझते हैं, उस सब्जेक्ट को समझते हैं, उसका कंसेप्ट आपको है कि नहीं, उस टॉपिक की कंसेप्ट आपको है कि नहीं, तब जाके आप सॉल्व कर पाते हैं। आप याद करके यूपीएससी का पीटी नहीं निकाल सकते हैं, मेंस नहीं निकाल सकते हैं। आपको सोचने समझने का अपना जो मानसिकता है उसको बढ़ाना पड़ता है, उसको इंक्रीज करना पड़ता है, लगातार उस पर मेहनत करना पड़ता है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप चलिए आप पीटी निकाल भी लेते हैं, सपोज बीपीएससी या एसएससी का, तो आपको मेंस में भी बैठना होता है। तो मेंस के लिए आपको कंसेप्ट चाहिए, वो चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट बनाना जरूरी है। और मैंने पहले ही बताया कि मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ। तो हम दो चीज़ें देख रहे हैं, इसमें अंतर क्या हो सकता है दोनों में? सडन मूवमेंट में समय कम लगता है, इसका प्रभाव जो है बहुत सीमित क्षेत्र में होता है, जबकि पटल विरूपण संचलन या डायस्ट्रोफिक मूवमेंट में समय लाखों करोड़ वर्ष लग जाता है। यानी प्लेटों के मूवमेंट करने में, जो प्लेट मूवमेंट कर रहा है उसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग सकता है, उसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। इससे पर्वत, पठार, मैदान और तटीय मैदान का भी निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि आज से 10-12 दिन पहले चाइना से एक न्यूज आया कि हिमालय की जो ऊंचाई है 0.86 सेंटीमीटर वृद्धि कर गई, यानी उसके ऊंचाई में 0.86 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि असल में मूवमेंट के कारण हुआ है, और ये लाखों साल से हमारा जो प्लेट है, भारतीय प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रहा है, और इस यूरेशियन प्लेट को धक्का देने के कारण ही वलन की प्रक्रिया, उसमें लहरदार मोड़ की उत्पत्ति होती है। ये प्रोसेस है, हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसको। यानी कि उस धक्का देने के कारण ही, वलन की प्रक्रिया के कारण ही उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। और ये भारतीय प्लेट की ये जो गति हुई है, इसको गति करने में लाखों लाख साल लगे हैं, और एक विस्तृत क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इस मूवमेंट के कारण पूरे हिमालयी क्षेत्र जो है, हिमालय का क्षेत्र जो है, उसका निर्माण संभव हो पाया है। तो हम देख पा रहे हैं, एक बार फिर हम देखते हैं कि अर्थ मूवमेंट को दो
अर्थ मूवमेंट के लिए दो कारण जिम्मेदार थे, एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक को हम एक अलग क्लास में कर लेंगे। यहाँ पे हमने दो भागों में बांटा, दो भागों में डायस्ट्रोफिक मूवमेंट और सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट में इसको पढ़ना नहीं है, बस इतना काफ़ी है, लेकिन हम बीच बीच में इसका बात आता रहेगा, हम उसको देखेंगे। ये वाला चैप्टर हमारा जो है डायस्ट्रोफिक मूवमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट के अंतर्गत क्या क्या या किस तरह की गति होती है, हम तो देख लिए कि हम देख रहे हैं कि एक स्लो गति से प्लेट मूवमेंट कर रहा है और एक काफ़ी तेज गति से कर रहा है। लेकिन डायस्ट्रोफिक मूवमेंट जो है, इसके दिशा के आधार पर इसको कई भागों में बांटा जा सकता है डायस्ट्रोफिक मूवमेंट को। या पहले हम देख लेते हैं कि डायस्ट्रोफिक मूवमेंट का प्रकार कितना है। तो हम सबसे ऊपर सब इरेज करके हम सबसे पहले डायस्ट्रोफिक मूवमेंट को डिवाइड करते हैं। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट को तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में बांटने के लिए सबसे पहला जो है आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। दूसरा जो है आइसोस्टैटिक समस्थैतिक संचलन, और तीसरा जो है यूस्टैटिक या सुस्थैतिक संचलन। दिशा के आधार पे इसको बांटा जाता है। देखते हैं हम इसको कैसे, किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट, इसको तीन प्रकार से बांटा जा सकता है। एक है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। नाम याद रखना है, पूछ सकता है डायस्ट्रोफिक मूवमेंट के बारे में, प्रकार के बारे में पूछ सकता है डायस्ट्रोफिक मूवमेंट का। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट या प्लेट विवर्तनिकी, हम पढ़ेंगे इसको, बड़ी विस्तार में पढ़ने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट को। यह क्लास 4 से 5 दिन चलेगी, या इसी से जुड़ा हुआ छोटा छोटा क्लास जो होगा वो चलेगा, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। आइसोस्टैटिक मूवमेंट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसकी तुलना में, 1-1 मिनट का है, लेकिन क्वेश्चन बना सकता है, नाम पूछ सकता है समस्थैतिक संचलन। और ये जो है यूस्टैटिक मूवमेंट या सुस्थैतिक संचलन। याद रखना है नाम। पटल विरूपण संचलन, इसकी विशेषताएं हमने देख लिया है पहले ही। अब देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। दूसरा जो है इसका प्रकार जो है आइसोस्टैटिक मूवमेंट और यूस्टैटिक मूवमेंट। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट को भी इसके दिशा के आधार पे, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट को दिशा के आधार पे भी, यानी कि मूवमेंट करता है इसके डायरेक्शन के आधार पर, ये जो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, इस ऊपर मूवमेंट करता है या नीचे मूवमेंट करता है, या ये जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है, क्षैतिज दिशा मूवमेंट करता है, सॉरी ये क्षैतिज दिशा मूवमेंट करता है या वर्टिकल मूवमेंट करता है, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दिशा मूवमेंट करता है। तो इस आधार पे भी इसको बांटा जाता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको समझने के बाद हम इसको 1-1 मिनट में देख लेंगे। अब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है, 2 वर्ड आया है, प्लेट और टेक्टोनिक मूवमेंट। प्लेट के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ा, प्लेट को समझें, प्लेट मूवमेंट को समझें। ये जो टेक्टोनिक है ये वर्ड नया है, इसको हिंदी में हम विवर्तनिकी बोलते हैं। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट यानी कि प्लेट विवर्तनिकी संचलन। प्लेट के बारे में हमने देख लिया,
आज जो ये है टेक्टोनिक जो वर्ड है, इसको समझना जरूरी है। तो मैंने पहले भी बताया है, क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया है कि पृथ्वी की सतह पर जितनी भी लैंडस्केप का निर्माण हुआ है, जितनी भी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, उनके लिए अर्थ मूवमेंट जिम्मेदार है। अर्थ मूवमेंट के कारण ही इन स्थलाकृतियों का निर्माण संभव हो पाया है। तो ये जो विवर्तनिकी शब्द है, हम ये इस तरीके से कह सकते हैं इसको समझने के लिए, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट को समझने के लिए इस तरीके से कह सकते हैं कि प्लेटों के संचलन के कारण, प्लेटों के मूवमेंट के कारण पृथ्वी की सतह पर जिन भी स्थलाकृतियों या लैंडस्केप का निर्माण हुआ है, उसके अध्ययन को हम टेक्टोनिक बोलते हैं, यानी विवर्तनिकी बोलते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेटों के संचलन के कारण, मूवमेंट के कारण पृथ्वी की सतह पर जिन भी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, उसके अध्ययन को, उसके स्टडीज को हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत आएगा। आपको यहाँ पे समझना है, क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लेट के बारे में हमने पहले भी देखा, टेक्टोनिक के बारे में मैं बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि प्लेटों के मूवमेंट के कारण पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, समुद्र तल का विस्तार, भ्रंश घाटियाँ, मैदान आदि का निर्माण हुआ है। और इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो सिद्धांत है, उसके अध्ययन को हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब यहाँ जरूरी हो जाता है कि हम आइसोस्टैटिक को देख लेंगे, हम पहले ही बता रहे हैं कि बाद में इसको देखेंगे। जरूरी है कि हम प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट को देखें। ठीक है, हमने अब बस इसको इंग्लिश में ही लिखते हैं, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट को डायरेक्शन, दिशा के आधार पर बांटा जाए। प्लेट जो मूवमेंट करता है उसको दिशा के आधार पर बांटा जाए। पहला हम मान लेते हैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्षैतिज दिशा के आधार पर। यह सारा नाम याद रखना है, ये सारा नाम याद रखना है, जरूरी है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मूवमेंट, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में दो चीज है। प्लेट जो मूवमेंट कर रहा है और उससे संबंधित जो हमको अध्ययन करना है, उसके अंतर्गत इसको प्लेट टेक्टोनिक को दो भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। यानी ये प्लेट दो तरीका से गति करते हैं, एक क्षैतिज दिशा में गति करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करते हैं। इसके अंतर्गत जो गति होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरोजेनिक मूवमेंट, पर्वत निर्माणकारी संचलन। नाम से ही पता चलता है कि इसका क्या काम है या इससे क्या होता है। पर्वत निर्माणकारी संचलन, क्षैतिज दिशा में गति के कारण पर्वत का निर्माण होता है, सीधा है, पर्वत निर्माणकारी संचलन नाम ही है। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उसके कारण उसको जो गति होता है उसको बोलते हैं हम लोग एपोरोजेनिक मूवमेंट, यानी कि महादेशजनक संचलन। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल दिशा में गति के कारण जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग एपिरोजेनिक मूवमेंट या महादेशजनक संचलन बोलते हैं। और क्षैतिज दिशा में जो गति होता है उसके कारण जो मूवमेंट होता है उसको
ओरोजेनिक मूवमेंट बोलते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है, पर्वत निर्माण के लिए ये जिम्मेदार है। और ये जो है जिम्मेदार है, इसके लिए विभिन्न स्थलाकृतियों को इसके कारण भी निर्माण होता है। जैसे इसके गति को देख लेते हैं हम, इसको यहाँ से बांट लेते हैं, इसको हम अरेंज करते हैं, ठीक। एपिरोजेनिक जो है दो तरीके का है। एक के अंतर्गत उत्थान होता है, अपलिफ्टमेंट, दो चीज आएंगी, अपलिफ्टमेंट और इमर्जेंस। और इसके अंतर्गत आएंगी सबमर्जेंस और सबसिडेंस। उत्थान, निर्गमन, नाम याद रखना है। सबमर्जेंस के अंतर्गत अवतलन और निमज्जन। चार चीजें हैं, चार वर्ड आएंगे। अपलिफ्टमेंट, ये ऐसे गति करता है। एपिरोजेनेमेटिक वर्टिक दिशा में गति करने का मतलब है ऐसे गति करेगा, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो नीचे की तरफ जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। अगर कोई सतह है एपिरोजेनिक मूवमेंट के अंतर्गत, महादेश संचलन के अंतर्गत, तो यह वर्टिकल मूवमेंट करेगा, या तो इस दिशा में गति करेगा, ऊपर की तरफ गति करेगा, और नहीं तो नीचे की तरफ गति करेगा। ऊपर की तरफ गति करता है, अगर ये प्लेट जो है ऊपर की तरफ गति कर देगा तो उसमें दो चीज आएगा, अपलिफ्टमेंट और इमर्जेंस। हिंदी में उसको उत्थान और निर्गमन हम बोलते हैं। और दूसरा जो है, अगर नीचे की तरफ गति करता है तो इसमें दो तरीके की चीज़ों का निर्माण होता है, या दो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इन दोनों में जो जिम्मेदार है सबमर्जेंस, नाम याद रखना है, और निमज्जन। दोनों गति में अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो भी ये दो प्रकार के हैं, नीचे की तरफ जाएगा तो भी ये दो प्रकार के हैं। इसको देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। ये हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी कहाँ है, हम एक बार आपको रिकमेंड करते हैं, याद कराते हैं। हमने डायस्ट्रोफिक मूवमेंट जो अंतर्जात आकस्मिक बल के कारण उत्पन्न हुआ, एपेरोजेनिक मूवमेंट डायस्ट्रोफिक मूवमेंट के अंतर्गत हमने देखा कि यह तीन प्रकार का है। एक जो था प्लेट टेक्टोनिक, उसके बाद आइसोस्टैटिक, यूस्टैटिक। हमने फिर प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ना स्टार्ट किया। प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत जो है दो तरीके की गति होती है दिशा के आधार पर। एक क्षैतिज दिशा में, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्षैतिज दिशा के आधार पर जिन प्लेटों का संचलन होता है उससे एपेरोजेनिक मूवमेंट बोलते हैं, ओरोजेनिक मूवमेंट करते हैं। अब वर्टिकल दिशा में जो प्लेटें मूवमेंट करती हैं उसको हम एपिरोजेनिक मूवमेंट करते हैं। तो अभी हम एपिरोजेनिक मूवमेंट के अंतर्गत, यानी महादेश संचलन के अंतर्गत, महादेश जनक संचलन के अंतर्गत दो चीजें देख रहे हैं। एक देख रहे हैं अपलिफ्टमेंट है, उत्थान, और दूसरा जो है इमर्जेंस है। दो वर्ड आ रहा है यहाँ पे, इमर्जेंस है, और यहाँ भी सबसिडेंस। हिंदी हमने अभी लिखवा दिया था, अभी हिंदी नहीं लिख रहे हैं। और दूसरा जो है सबमर्जेंस। नाम हम बोलते रहेंगे, आप लोगों को उसी में याद रखना है। उत्थान, अपलिफ्टमेंट, उत्थान, इमर्जेंस, निर्गमन, सबसिडेंस, अवतलन, और सबमर्जेंस, निमज्जन। ये कैसे डिफरेंट है चारों एक दूसरे से, तो हमने पहले ही बताया कि ये ऊपर नीचे की दिशा में गति करते हैं। या तो ऊपर की तरफ गति करेंगे, यानी प्लेट के गति से यहाँ पे संबंध है। प्लेट या तो ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये दोनों प्रक्रियाएं होंगी, अपलिफ्टमेंट और इमर्जेंस, और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो सबसिडेंस और सबमर्जेंस वाली प्रक्रियाएं होंगी। अपलिफ्टमेंट के अंतर्गत क्या होता है? अपलिफ्टमेंट के अंतर्गत जब कोई स्थल मंडल का कोई भाग
अपने सतह से ऊपर उठ जाता है, यानी समतल से अगर ऊपर की तरफ उठ जाए तो इससे हम अपलिफ्टमेंट बोलते हैं। या ये महाद्वीपीय और ये महाद्वीप में कॉन्टिनेंट में घटित होता है। या हम कह सकते हैं कि महाद्वीपीय क्षेत्र में किसी स्थल खंड का, किसी भूभाग का अपने सतह से ऊपर उठ जाना अपलिफ्टमेंट कहलाता है। इसके कारण पठार का निर्माण होता है, उच्च भूमि का निर्माण होता है। जबकि इमरजेंस के अंतर्गत स्थल खंड का कोई भाग जब अपने आसपास के क्षेत्र से नीचे धंस जाता है तो महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण होता है। अब एक बार हम फिर इसको देखते हैं, अपलिफ्टमेंट और इमरजेंस, यानी कि महादेशजनक संचलन एपेरिजोनिक मूवमेंट के अंतर्गत जब महाद्वीप का कोई भाग, स्थलखंड का कोई भाग अपने सतह की आसपास के सतह से ऊपर उठ जाए तो उसे महाद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको देखते हैं, जैसे ये कोई सतह है, पृथ्वी का महाद्वीपीय सतह है। जब ये अपने सतह से ऊपर उठ जाए, अपने सतह से ऊपर उठ जाए, ठीक है, तो इसको इस अपलिफ्टमेंट के कारण महाद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। महाद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। इमरजेंस यानी ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। अब देखते हैं इमरजेंस के बारे में। अगर ये वाला क्षेत्र जो है हल्का कम है और यहाँ से ढाल ज़्यादा है, ये वाला क्षेत्र जो है महाद्वीपीय मग्नतट कहलाता है, बता देना जरूरी है। ये वाला क्षेत्र महाद्वीपीय मग्नतट कहलाता है और ये जो है तटीय मैदान है, ये तटीय मैदान कहलाएगा। यानी महाद्वीपीय मग्नतट जो है तटीय मैदान से जुड़ा होता है और इसकी ढाल जो है काफ़ी मंद होता है। इसकी ढाल तीव्र नहीं होता है, मंद होता है, और दूसरी तरफ यह तटीय मैदान से जुड़ा होता है। जब इमरजेंस की प्रक्रिया होती है और ये जो है महासागर का भाग है, समुद्र का भाग है, तो महादेशजनक संचलन के अंतर्गत जब किसी महासागरीय जल के, स्थल के, या हम ये कह सकते हैं महाद्वीपीय मग्न तट अपने सतह से ऊपर उठ जाता है, या सब ऐसे कर ले, ये ऊपर उठ गया, ये वाला सतह जो है ऊपर उठ गया और ये समुद्र है हमारा, ठीक है। पहले यहाँ तक पानी था, यहाँ तक पानी था। जब ये सतह ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो इस समय में मैदान का निर्माण होगा, यह तटीय मैदान का विस्तार हो जाएगा। तो एक बात यहाँ से क्लियर है कि यदि महाद्वीप क्षेत्र में अपलिफ्टमेंट होता है, उत्थान होता है, सतह ऊपर उठती है, तो महाद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। जब महासागरीय क्षेत्र में महाद्वीपीय मग्न तट का महादेशजनक संचलन के अंतर्गत जब ये ऊपर की ओर उठती है तो महाद्वीपीय मग्न तट तटीय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। ये दो चीज क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे ये चीज हम देख ले पाए कि एक संचलन के कारण, अपलिफ्टमेंट के कारण महाद्वीपीय पठार का निर्माण होता है और दूसरे के कारण तटीय मैदान का निर्माण होता है। सब्सिडेंस और इमरजेंस ठीक इसके विपरीत है। सब्सिडेंस और इमरजेंस जो है यानी कि अवतलन और निमज्जन दोनों इसके विपरीत है। कैसे देख लेते हैं। जब किसी महाद्वीप का स्थल मंडल का कोई भाग अपने आसपास के सतह से नीचे धंस जाए तो इससे क्या निर्माण होता है? महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण होता है, बेसिन का निर्माण होता है। और वहीं पे ये तट है, ये तटीय मैदान है, सपोज दैट ये महाद्वीपीय मग्न तट है, ये समुद्र है, पानी है समुद्र के अंदर। जब महाद्वीप का अंतर्गत तटीय मैदान का महादेशजनक संचलन के अंतर्गत यानी महादेशजनक संचलन के जब ये नीचे की तरफ धंस जाता है, ये नीचे की तरफ धंस जाएगा तो महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण होता है। तो यहाँ से दोनों चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि सब्सिडेंस के अंतर्गत महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण होता है और सबमर्जेंस के अंतर्गत महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण होता है।
मग्न तट का निर्माण होता है। एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल करता हूँ। अपलिफ्टमेंट के कारण महाद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। इमरजेंस के कारण, इसको हम लिख देते हैं, उसको ठीक से एक बार ये तो समझ पाए, प्रक्रिया हम समझ पाए, प्रक्रिया हम देख पाए कि क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। बस इससे जो चीज़ बने हैं उसको, जो अभी हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा साफ तरीके से बस लिख देते हैं। इससे जो महाद्वीपीय पठार कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का निर्माण होगा। इमरजेंस से तटीय मैदान कोस्टल एरिया का निर्माण होगा। सब्सिडेंस से महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण होगा। ये याद रखने वाला चीज भी है और कंसेप्ट भी है। और सबमर्जेंस से महासागरीय मग्न तट का निर्माण होता है। ये चीज क्लियर हो गया। हम अर्थ मूवमेंट के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को देखा। एपेरिजिनो मूवमेंट यानी महादेश जनक संचलन के अंतर्गत हमने ये देखा, अपलिफ्टमेंट, सबमर्जेंस, सब्सिडेंस या इमरजेंस क्या होता है। महादेश जनक संचलन के अंतर्गत हमें इतना ही पढ़ना था। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे उसमें हम देखेंगे ओरोजेनिक यानी कि पर्वत निर्माणकारी संचलन। जब हम देख रहे हैं कि महादेश जनक संचलन ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल दिशा में होता है, तो ये तय है कि ओरोजेनिक या पर्वत निर्माणकारी संचलन जो होगा क्षैतिज दिशा में होगा। उनके कितने प्रकार हैं, या पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंतर्गत पर्वतों का कैसे निर्माण होता है, कितने प्रकार के पर्वतों का निर्माण हो सकता है, उस आधार पर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।